मूल कार्य कौन सा है? देखो यहां पर कंप्यूटर के जो मूल कार्य दिए गए हैं ना, कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है वो बताया गया है। तो कंप्यूटर के मूल फंक्शन के अंदर देखो साथी, इनपुट भी होता है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, और सारे के सारे होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट है ना, दोनों होते हैं। कोई आप जैसे इनपुट दोगे तो उससे वापस क्या प्राप्त होगा आपको? आउटपुट प्राप्त होगा। तो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, ये चार मुख्य कार्य हैं किसके? कंप्यूटर के। अगला, कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कितने भाग हैं कंप्यूटर के? 6, 7, 8 या 9? बताओ भाई। ऑल राइट है, ओके। इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी साथियों के आंसर है ना कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, और चैट चलनी चाहिए फटाफट, है ना। एक 47 की गोली, और मेरे बच्चों के चैट बॉक्स में उनकी स्पीड, है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बताओ, टेस्ट सीरीज में 110 नंबर आ रहे, 115 नंबर आ रहे। अरे छोड़ो टेस्ट सीरीज को, मार्केट में लोग जानबूझ के हाई लेवल के टेस्ट देते हैं ताकि उनके टेस्ट की वैल्यू बढ़े, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज में वो मार्केट की टेस्ट सीरीज ये कांस्टेबल के रियल एग्जाम की टेस्ट सीरीज का मुकाबला कर ही नहीं सकती, है ना। मार्केट की टेस्ट सीरीज का वो तो लेवल ही नहीं होता ना उनका, तो वो तो कैसे ही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। जो रियल एग्जाम होगा उसमें आप बहुत बढ़िया करोगे, ये मेरा विश्वास है। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। मेरे कांस्टेबल वाले विद्यार्थी सबसे बेस्ट। ये कंप्यूटर के कितने 6 भाग हैं? आप लोग बता रहे हैं गुरुजी 6 भाग होते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले हो गया आपका कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेज हो गया, चाहे आपका माउस है, कीबोर्ड है, व्हाटएवर जो भी है। फिर बाद में आपका आउटपुट डिवाइसेज हो गया, चाहे आपका प्रिंटर वगैरह हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेज। इसके बाद में आपकी मेमोरी यूनिट है। इसके बाद में कौन सी है? मेमोरी यूनिट हो जाती है, इसके अंतर्गत आ जाएगी मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में जैसे कि आपका रैम हो गया, है ना, तो मेमोरी यूनिट हो गया। उसके बाद में आपके सेकेंडरी द्वितीयक सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, जो कि आपके लंबे समय तक स्टोर करने के काम आती है, स्थायी रूप से स्टोर करने में काम आती है। सेकेंडरी जो है मेमोरी हो गया, इसके अंदर प्राथमिक मेमोरी हो गया, फिर सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, है ना, स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। और फिर आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आपका कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? उस समय आपको ये 6 नाम पता होने चाहिए, वरना भरोसे की भैंस क्या लाएगी? हमेशा की तरह गुरुजी पाउडर ले आएगी, पाउडर, और पाउडर हमें दूध नहीं देता है, भैंस दूध देती है। इसलिए सीपीयू याद करो, इनपुट याद करो, आउटपुट याद करो, मेमोरी यूनिट याद करो, मेमोरी यूनिट से आओगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस याद करो, कम्युनिकेशन डिवाइस याद हो गई गुरुजी। चल मेरी ढोल की डवाक डम, किसका झिंटिया किसका तम। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को, जो यूजर होता है ना, कंप्यूटर का जो यूजर है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के यूजर को क्या कहा जाएगा? हाँ, भरत, दौलत, सचिन, तुलसीराम, बताओ भाई मेरे बच्चे। कंप्यूटर का जो यूजर है ना, उपभोक्ता है ना, जो उस यूजर जो उसको यूज कर रहा है, ह्यूमन है, ह्यूमन वेयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ह्यूमन वेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर को मशीन थोड़ी चलाती है, आदमी तो चलाता है, तो ह्यूमन वेयर इसको कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का फटाफट आंसर देना। देखो तुम्हारा आज पूरा टेस्ट ले रहा हूं, देखता हूं 200 में से कितना स्कोर करते हो। पेपर साथ में लेकर बैठना और बताना अक्सर 200 में से 150, 60, 70, 80, 90 मेरे सही हुए। बताना मुझे, लास्ट में बात करूंगा तुम लोगों से, है ना, कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो किसे कहा गया है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक मुर्रे हैं कि ट्यूरिंग है कि चार्ल्स बेबेज है कि या जेम्स गॉसलिंग है? बी आंसर आप बता रहे हो, एलन ट्यूरिंग का बता रहे हो। कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग है। बिल्कुल भाई, इंग्लैंड का एलन ट्यूरिंग है जिसने आपके ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, है ना। ये कौन है? एलन ट्यूरिंग। 1912 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और मेन जो प्रश्न है, इन्होंने आपके किस डिवाइस का यूज इस्तेमाल किया था? इंग्लैंड का है ये, और इनके द्वारा एक जो है ट्यूरिंग मशीन बनाई गई थी जो एल्गोरिदम के आधार पर गणना करती थी। ट्यूरिंग मशीन इनके द्वारा बनाई गई थी, याद रखना है, एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा आपका बायोस का सही पूर्ण रूप है? BIOS। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। BIOS का पूरा नाम क्या है? CET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
याद कर लो भाई सोलंकी चिको। बच्चा कह रहा है सीईटी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम पहले मेरी ये क्लास तो देखो, नॉन स्टॉप कक्षाएं लेकर आऊंगा, है ना। हाँ जी, ये BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का जो पूरा नाम है वो क्या होता है बताओ, देखिएगा। BIOS का पूरा जो फॉर्म होता है वो होता है आपका, इसका जो है हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये एक फर्मवेयर का प्रकार है ना। कंप्यूटर फर्मवेयर का प्रकार है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना उस समय ये हार्डवेयर और जो है सभी हार्डवेयर की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय सभी प्रकार के हार्डवेयर की पहचान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए, एक एक लाइन में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय हार्डवेयर की पहचान करता है, करते समय सभी प्रकार के हार्डवेयर की पहचान करता है। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर काम में आ रहे हैं, हार्डवेयर की क्या करता है ये पहचान करता है। ये इतना याद रखना कि इसके अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट बहुत शानदार प्रश्न है और आजकल के टाइम में ये पूछा जाता है और इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया अजय, शाबाश। तुलसीराम, दौलत राम, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। अब देखो कंप्यूटर चिप्स जो होती है ना, कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी होती है ना, जो स्टोरेज वगैरह उनके संबंधित जो कंप्यूटर चिप जिसमें आपके सूचनाएं इकट्ठा करते हो, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर चिप है उसके निर्माण में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सबको पता होना चाहिए। ना चांदी है, न लोहा है, न सोना है, तो क्या है? सेमीकंडक्टर है। क्या है? ये है सेमीकंडक्टर, है ना। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर, है ना। भारत में बेंगलुरु सेक्टर, भारत में बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक, अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ये सब इसके लिए जाने जाते हैं चिप्स निर्माण के लिए। अब चिप्स, गुरुजी मैं तो कुरकुरे वाले चिप्स खाऊंगा। अरे बड़ा हो जा, तो अभी छोटा बालक नहीं है, कुरकुरे वाले चिप्स काम नहीं आएगी, यहाँ सेमीकंडक्टर वाले चिप्स काम आएंगे। ठीक है, ओके। आगे देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास करवा दूंगा सोलंकी चिकू। पहले लाभ से तो खा ले, हैं, फिर बाद में हलवा भी लाऊंगा। ठीक है, ओके, पढ़ाई कर ले। 3-4 बार कमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे, पढ़ ले, कंप्यूटर तो पढ़ ले। कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप सबको पता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। और हार्डवेयर जो हम बाहर से छू सकते हैं, जिनको माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये जितने भी बाहर जो भौतिक वस्तु है इन्हें हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका पार्ट हो गया? ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। बाकी सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, व्हाटएवर जितने भी हो गए, मदरबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, मदरबोर्ड हो गया, इसके साथ साथ आपका प्रिंटर हो गया, ये सब इसमें आते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, याद रखिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके साथ साथ एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक होता है आपका, याद रखिएगा, इसके साथ साथ असेंबलर। तो ये सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, है ना। सॉफ्टवेयर जिन्हें आप छू नहीं सकते, है ना, हार्डवेयर जिन्हें आप यूज कर छू सकते हैं। तो असेंबलर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके अंदर पार्ट हो गए? सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर कौन से हो गए? बाहर जिन्हें आप छू सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? भंडारण का मतलब हो गया आपका स्टोरेज। यहां पर पूछा गया प्रश्न ये है कि कंप्यूटर में डाटा है वो किस रूप में भंडारित होता है, स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा हमेशा बाइनरी के अंदर, है ना, बाइनरी नंबर के अंदर, याद रखिएगा, इसमें स्टोर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है। बाइनरी से आप क्या समझते हो? बाइनरी से मतलब होता है आपका, इसे द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। हम क्या कहेंगे? द्विआधारी, बाइनरी को द्विआधारी संख्या कहते हैं। और इसे अगर हम देखें तो 0 और 1 से मिलकर बनती है। ये जो है बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर के बनती है, इसे द्विआधारी संख्या भी बोलते हैं। और ये आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। किसमें स्टोर होते हैं? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। कौन सा? कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। दिए गए में से कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। फटाफट आंसर आने चाहिए। ओके,
देखो अगर टेस्ट में आपके 80-90 नंबर भी आ रहे हैं तो रियल एग्जाम में आप 120 प्लस भी नंबर ला सकते हो, 110 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूँ, बड़ा दुख होता है। प्लीज़ मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं कि सर बताओ ना क्या होगा। मैंने कहा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा वास्तव में, इसमें समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? हैं हो जाएगा, बस विश्वास करके आगे बढ़ो ना। पढ़े फिर इससे बढ़िया 2 रिवीजन करते 2 पॉइंट का। हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? सीधा सा प्रश्न है, हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो सीधा सा प्रश्न है वो आपके हार्डवेयर, ये आपका MS ऑफिस नहीं है। डाटा किस रूप में होता है? बाइनरी में होता है। इसके बाद कंप्यूटर में बस क्या होती है? हाँ जी, कंप्यूटर में बस क्या है बताओ फटाफट। हाँ, प्रजामंडल वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर में बस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बस की हम बात करें तो बस क्या होता है आपका, ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। विशेष रूप से आपको याद करें जानकारी संचित करने के लिए, जानकारी संचरित करने वाले जो फिजिकल वायर का एक सेट होता है, इसे हम बस कहेंगे। अगर हम कहें तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम है। और इस बस के माध्यम से अगर हम देखें तो डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। डाटा के विभिन्न घटकों को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें ये काम आता है। तो जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। अगला, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है ना, अलग अलग एसेसरीज हो गई, जब वो जुड़ती है एक जगह तो उसे क्या कहेंगे? सीधा सा प्रश्न है, ये पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्ट। और कंप्यूटर जब आप पढ़ते हो तो पोर्ट आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, याद रखिएगा। इसे क्या कहेंगे? इसे पोर्ट कहेंगे। बिल्कुल मनीष, थैंक यू, सही आंसर है। फिजिकल वायर का जो सेट हो गया इसे पोर्ट कहेंगे, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस के रूप में ना, पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर संचार में हार्डवेयर डिवाइस के रूप में ना, ये हमेशा हार्डवेयर डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर डिवाइस जो है हार्डवेयर, कंप्यूटर संचार के अंदर हार्डवेयर डिवाइस के रूप में पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, और फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो है ये है आपका SMPS। SMPS का फुल फॉर्म बताओ भाई सभी साथी, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो वैसे तो आपका बहुत आसान प्रश्न होना चाहिए अगर आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है, मेरा वाला नोट्स अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स करवा दिए, फिर MCQ करवा रहा हूं, इससे बढ़िया तो क्या चाहिए? पूरा कंप्यूटर आपको 4-5 घंटे में कवर करवा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चा बता रहा है, ए बता रहा है स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना। तो देखो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जिसमें आपका वोल्टेज अगर हाई हो जाए तो उससे आपकी रक्षा के लिए, वोल्टेज जो हाई हो जाए उसमें आपके कंप्यूटर की जो युक्तियां लगी रहती है। तो वोल्टेज अगर हाई हो जाए तो आपके कंप्यूटर, देखो मेरा जैसे ये सिस्टम लगा हुआ है ना, इतना मैंने महंगा वाला सिस्टम, ये जो सारे कंप्यूटर हो गए, सिस्टम हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें लगवा रखी महंगी महंगी, तो ये सिस्टम उड़े नहीं मेरा हाई करंट आने की वजह से। तो मैंने बाहर अलग से एक सेटअप बॉक्स लगा रखता है, उसको क्या बोलते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो जो है बॉक्स आता है अलग से, जिसके अलग अलग स्विच होते हैं ना, वो अलग से बॉक्स लगा रखा। तो यहाँ वो सारा का सारा चीज़ें जो हाई आएगा करंट तो अपने आप वो स्विच बंद हो जाएगा बाहर से, ठीक है। तो ऐसे कैसे यहाँ हम कंप्यूटर की बात करें, स्विच मोड पावर सप्लाई है, ये हानि से बचाता है, इसको क्या करता है? हानि से बचाता है, ठीक है। इतना है, याद रखना है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, बिल्कुल अजय आंसर दीजिएगा फटाफट। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है कि इनपुट डिवाइस क्या है और प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसका आंसर बताओ फटाफट। देखो ए के सामने अगर हम बात करें, इनपुट डिवाइस क्या है? एक टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि टच स्क्रीन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस से बता रहा हूं। टच स्क्रीन, आप अपने फोन को चला रहे हो, टच कर रहे हो, एक पॉइंटर डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या है? इनपुट दे रहे हो, वो इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टच स्क्रीन क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। और उसके बाद में हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? इसके अंदर अगला कौन सा होगा बताओ? प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? रोम एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, रोम प्रोसेसिंग डिवाइस है। और
सी यानी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। और डी यानी आउटपुट किससे निकलता, वही बाहर निकला प्रिंटर। इधर से आलू डाला उधर से सोना निकला, ये इधर से आपने प्रीव्यू करके प्रिंट किया सीधा पेपर में निकला। तो आंसर क्या निकला यहाँ पर, ए का क्यू, ए के सामने क्यू यहाँ भी है, बी के सामने पी, ये यहाँ पर राइट आंसर है। तो बोलो मेरे प्यारे साथी राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया इसका। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, है ना, इसमें से एक प्रश्न छपेगा। टच स्क्रीन को क्या कहते हैं, टच स्क्रीन, हाँ बिल्कुल, आदर्श, तुलसी, निशु, सचिन, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस से मजा आया कि नहीं आया, सच बताना सभी साथी। क्वेश्चन लेवल के है ना, अच्छे है ना, मजा आ रहा है तो फिर अपने इस चैनल को सारे साथी सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगला प्रश्न, वाईफाई क्या है, मिलान करना है। यहां पर आपका दिए गए में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। देखो वाईफाई मोडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव और चार्जिंग केबल, दिए गए में से यहां पर आपका जो युग्म है जो कौन सा भिन्न है, तो सी, अब अगर हम बात करें सी फाइल और हार्ड ड्राइव, है ना, ये अलग है। बाकी सारे के सारे अगर हम बात करें, क्रोम है वो आपके, देखिएगा, हाँ जी, देखो फाइल हार्ड ड्राइव में आती है, सही है। क्रोम है, ये एक सर्च इंजन है, इसका केबल से कोई कनेक्शन नहीं है। वाईफाई मोडेम बैठेगा, फाइल हार्ड ड्राइव सही है, चार्जिंग केबल सही है। इसका जो सी नहीं होगा, देखो वापस देखिएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर है क्रोम होगा, है ना, क्रोम और केबल होगा। ओनली बी, बिल्कुल ओनली बी होगा इसका राइट आंसर। ये आपका वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या होता है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम आप सभी चलाते हैं, ये वेब ब्राउजर है, ये वेब ब्राउजर है जिसका केबल से कोई कनेक्शन नहीं है, वाईफाई मोडेम है और फाइल हार्ड ड्राइव है। तो केवल और केवल ऑप्शन क्या हो गया, बी, है ना, केवल और केवल ऑप्शन बी यहां पर राइट है। केवल बी ऑप्शन है ना, ये सी वाला राइट हो गया, सी वाला राइट हो गया ना, बी। थोड़ा समझने की बात है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल हितार्थ। अगला प्रश्न, हार्डवेयर जो इक्विपमेंट है, उपकरण है से कंप्यूटर बना होता है, हार्डवेयर जिन्हें आप छू सकते हो उस उपकरणों से बना होता है कंप्यूटर। कौन कौन से उपकरण होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। इसमें दिए गए में से जो पहला प्रश्न है ना, पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि मॉनिटर है, फिर सीपीयू है, कीबोर्ड इसमें भी है, माउस इसमें भी है। प्रोग्राम की जगह यहां सॉफ्टवेयर और नेटवर्क है, तो यहां प्रोग्राम को हमने कट किया है, इधर हमने प्रिंटर को कट किया है, इधर हमने एप्लीकेशन इनको कट किया, तो यहां पहले वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉपी में लिखे क्या सर, अरे सुमन बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा माइंड मैप टेलीग्राम पर, ठीक है, तो उस पीडीएफ को याद करते रहना। अगर प्रिंट निकलवाना है तो एक पेज पे 6-7 प्रिंट निकलवाना है। कितने, एक पेज पर 6 से 7 क्वेश्चन रख के प्रिंट भी निकलवा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, वो सब तुम्हारी इच्छा है। मैं वो प्रिंट दे दूंगा तुमको, चिंता ही मत करो, डोंट वरी भाई, तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो है ये। आज तो लाइट चली गई थी, मेरे तो टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा, है ना। तुम्हें पता है मेरे क्लास तैयार करने से लेकर अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर क्लास से पहले मेहनत करता हूं, मेरी टीम नहीं बैठाता मैं। अगर मैं टीम बिठाने लग गया तो हूबहू प्रश्न नहीं मिलेंगे। टीम वो बच्चे हैं जो अभी नए नए मार्केट में होते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनसे मैं क्वेश्चन कैसे बढ़वा सकता हूं, है ना। अभी मैं सारा खुद ही संभालता हूं, इसीलिए हूबहू प्रूफ देता हूं। राजस्थान के अंदर ये बड़ी बात नहीं है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये एक हकीकत है कि जिनकी टीम बैठती है वो प्रूफ भी नहीं देते, ठीक है। अभी मैं सारा खुद ही कर रहा हूं। तुम लोग दुआ करो कि मेरी ये हिम्मत सलामत रहे और आगे मैं कितने भी, मेरे 1 लाख की जगह 10 लाख बच्चे भी मेरे पास हो, तब भी मैं सीना ठोक के कहूंगा आज भी मैं प्रश्न बनाता हूं बच्चों के लिए बैठ करके। ओके, चलो ठीक है, हाँ सूरज सर ठीक है, थैंक यू, उनका भी ठीक है। तुमने अच्छा पढ़ा है, तुम्हारा पेपर अच्छा होगा प्रोफेसर वाले एग्जाम में, ठीक है, हमारे मित्र ही हैं वो। आगे देखिएगा,
कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो। एक बार वापस देखिए, सॉफ्टवेयर नहीं पूछ रहा सर, हार्डवेयर पूछ रहा है। आंसर सी होगा। दीपेश कौन सा कह रहा है? एक सेकंड दीपेश, एक सेकंड बच्चे, शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसका बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, पहले इसका आंसर भाई ए ही होगा ना, इसका आंसर ए ही होगा प्यारे बच्चे। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ही होगा, इसमें ए ही होगा दीपेश, है ना। दीपेश तुमने क्लास में डिस्टर्ब काहे कर रही है? देखो आगे देखो, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का मतलब, देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब सॉफ्टवेयर की भी अलग अलग नाम है। चलो मैं आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम आपको बता देता हूं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर की हम बात करें, इसे प्रोग्राम एप्लीकेशन भी कहेंगे। इसे आप प्रोग्राम कह दो, सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम भी कह सकते हो, इसे आप एप्लीकेशन भी कह सकते हो, इसे आप प्रोग्राम भी कह सकते हो, एप्लीकेशन भी कह सकते हो, ये एक ही बात है। तो यहां पर क्या हो गया? कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए, मेरा जीव जानता है, ठीक है। तो जो ये सामने जो ये दिख रहा है ना, ये डिजिटल बोर्ड, इसकी प्राइस 50,000 एक्स्ट्रा लग गई एक बढ़िया वाला सॉफ्टवेयर डलवाने की वजह से। समझ रहे हो तुम इस बात को? ओके, तुम किसका कह रहे हो बच्चे? ठीक है, नहीं राइट है। मुझे व्हाट्सएप कर देना बन्ना, ये बच्चा कमेंट कर रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा आंसर जो था वो पीछे वाला सॉफ्टवेयर वाला सही था, ठीक है। सी तो बैठेगा ही नहीं, उसमें प्रिंटर वगैरह सारी चीजें आई हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक भाग है? देखो सीपीयू के भाग के बारे में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू के पहले पार्ट समझ लो कितने होते हैं। अगर ये आपको पता है ना तो आप कैसे भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। सीपीयू के जो पार्ट्स हैं उनकी हम बात करें, सीपीयू के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो तीन, हम यहाँ प्रमुख पार्ट की बात करें। पहले तो आपका हो गया 3 भाग होते हैं इसके, ना 3 भाग। कंट्रोल यूनिट होता है, नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है, फिर मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसके बाद में मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसके बाद सी है आपका ALU। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका ALU कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100+ तुम जा चुके हो। हितार्थ बहुत बढ़िया आंसर है। मोगेम्बो खुश हुआ, शाबाश, कितना प्यार करते हो तुम लोग मेरे से, हैं? बड़ा अच्छा लगता है मेहनत करने के बाद भी, जब मेहनत करने के बाद इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब तुम लोग ये बताओ कि अपने इस चैनल को 1 लाख का कब तक कर रहे हो? ये बताओ, 1 लाख बच्चे कब तक कर रहे हो? ये बता दो फटाफट। 1 लाख विद्यार्थी इस चैनल पर 31 मई से पहले हो जाएंगे क्या? लगा दो अपना दम, ठीक है। और उससे पहले मैं वादा करता हूं 31 मई से पहले साइंस भी कराऊंगा, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, सारी मैराथन लगा दूंगा। करंट अफेयर्स, अगली क्लास करंट अफेयर्स की है। पिछले 5 महीने के 200 बेहतरीन प्रश्न, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूं, कसम से सारे एक प्रश्न बढ़िया वाले, इंडिया जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स, एक प्रश्न छांट के तैयार कर रहा हूं। 31 मई से पहले अपन 1 लाख होने वाला है, लगा दो अपना जोर। चलो अगला प्रश्न, पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की जो व्यवस्था होती है ना, डाटा का जो अरेंजमेंट है, जो पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अंदर, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रोसेसिंग कहेंगे, या सॉर्टिंग कहेंगे, कोडिंग कहेंगे, या क्लासिफाइंग कहेंगे? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? प्रोसेसिंग कहा जाएगा। ध्यान रखिए, डाटा की पूर्व निर्धारित क्रम की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होती है ना, कंप्यूटर के जो कार्य करने की जो स्पीड है, उसे किसमें मापा जाएगा? कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है उसे मेगाबाइट, एमबी, मेगाहर्ट्ज, 16 बिट या मिलीसेकंड, इसे किस में मापा जाएगा? इसे मापा जाएगा आपका मेगाहर्ट्ज में मापा जाएगा, ठीक है। इसे कंप्यूटर में जो काम करने के जो निर्देश है उसके बेस पे इसे मेगाहर्ट्ज में से मापा जाएगा। अगला देखिएगा, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति
किस में मापी जाती है? पहले तो समझिएगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर की मैं बात करूं, यहां पर इसके अलग अलग नाम है। माइक्रो प्रोसेसर को आप समझिएगा सबसे पहले कि माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में पूछा गया है तो माइक्रो सीपीयू, देखो इसे माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू या प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसे प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है। तो इसकी स्पीड्स है वो MIPS में मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन, और मिलियन कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अपना चैनल अगले 1 साल तक अगर हम लगातार मेहनत करते रहे, मेहनत करूंगा तो होंगे मेरे सब्सक्राइबर, विद्यार्थी जुड़ेंगे, न केवल राजस्थान बल्कि उत्तरी भारत को पढ़ाऊंगा, ये विश्वास है। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 10 लाख बच्चे मेरे पास होंगे। तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, समझ में आ गया? ऐसे समझो। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन, ये तो समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, बाकी रिजल्ट अपने आप मिलेगा, मेहनत करते रहे। इंस्ट्रक्शन मैं कभी नहीं सोचता कि उतना अभी वर्तमान में क्या हूँ उस हिसाब से बढ़ रहा हूँ, तो तुम लोग भी ये सोचो कि अभी कितने पढ़ रहे हो वो सोचो, ठीक है। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये होता है। तो मैं जब लाखों विद्यार्थी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि मैं फल की इच्छा कामना न करूँ, बस वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, इसका है, इसको आपके गति मापने में इस्तेमाल किया जाता है। किसकी गति मापने में? माइक्रो प्रोसेसर की गति में। कंप्यूटर के प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसकी गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? ये वापस MIPS हो गया। किस में मापा जाएगा? ये MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है ना, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, मेरे सामने तो कंप्यूटर देवता इतना बढ़िया वाला सिस्टम लगा हुआ है, लाइव वाला पूरा सेटअप लगा हुआ है, प्रोसेसिंग हो रही है उसमें, इसीलिए तो मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं और आप मेरे तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है मेमोरी में होती है, रैम में होती है, CPU में होती है या फिर मदरबोर्ड में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ये आपके बताओ ALU या CPU दोनों में से एक होगा, बताओ फटाफट आंसर। CPU में होती है, और इस CPU के अंदर ही क्या होता है? CPU होता है, इसे जो इसकी जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज इसमें मापी जाती है ना, गीगाहर्ट्ज, ALU तो उसका पार्ट हो गया, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज छोटा होता है, गीगाहर्ट्ज बड़ा होता है, आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। CPU में इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है, कोई बात नहीं है समझने वाली। चलिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव उत्तरदायी है? कंप्यूटर में जितनी भी आपकी गणनाएं होती हैं, अंकगणितीय गणनाएं हैं, वो करने के लिए कौन सा अवयव है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है या हार्ड डिस्क है? CPU के अंदर जो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक का मतलब ही होता है आपका अंकगणितीय होता है, तो इसका मतलब यहां पर राइट आंसर क्या हो गया? ALU हो गया। ये आपके 4 बेसिक उसके पार्ट हैं, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, माइनस वाला हो गया, और ये आपका डिवाइड हुआ, माइनस प्लस, ये सब इसके अंदर। तो ये गणितीय गणनाओं के लिए ALU होता है जो CPU का पार्ट है। अगर देखिएगा मेमोरी और ALU, मेमोरी और ALU के बीच में डाटा का अंतरण कौन कराती है? मेमोरी और ALU के बीच में डाटा का जो अंतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो किसके माध्यम से होता है? बहुत बढ़िया मनीषा कह रही है कि कंट्रोल, ओके, CPU। और बताओ तुम लोग सभी साथी आंसर दो। हाँ जी बिल्कुल, कृष्ण, आर्य, शाबाश। करंट आप करोगे वो सफिशिएंट होगा क्या? बिल्कुल, चिंता ही मत करो। हाँ जी, ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है ना, कंट्रोल यूनिट होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नर्वस सिस्टम, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है ना, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को, जो आपके मेमोरी और ALU के बीच में डाटा का अंतरण करवाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर देवता का काम नहीं है? कंप्यूटर देवता निम्न में से कौन सा काम नहीं करता है? ये तस्वीरें लेता है क्या, गणना करता है क्या, या उंगलियों फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करता है, या संगीत म्यूजिक तैयार कर सकता है क्या? बहुत प्यारा प्रश्न है और बताएंगे सभी साथी।
देखो कंप्यूटर सारे काम कर सकता है, लेकिन एक काम है जो नहीं कर सकता, वो है आपका तस्वीर नहीं लेना। ये तस्वीर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तस्वीर लेने के लिए आपको वेब कैमरा लगाना पड़ेगा, वेब कैम लगेगा तभी तस्वीर ली पाएगी। बाकी कंप्यूटर के अंदर गणनाएं भी होती है, अंगुलियों फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान भी ये करता है। आप इसकी सहायता से म्यूजिक भी तैयार कर सकते हो, एज एंड एवरीथिंग है। तो यहां पर दिए गए में आपके तस्वीरें लेने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गणना वगैरह सब करते हैं ना कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा है वो मैनिपुलेट करता है, और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के द्वारा डाटा के मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है, अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, बैचिंग, यूटिलाइजिंग या डाउनलोडिंग। और आज के टाइम में तो देखो आपके ऑप्शन ई आएगा अनुत्तरित, तो मैं तो कहूंगा कि आप नेगेटिव मार्किंग है 1/4 कांस्टेबल वाले एग्जाम में, तो जिन प्रश्नों को नहीं आए लास्ट में 10-15 जितने भी प्रश्न बने उन सब में 5वां विकल्प भर देना, ठीक है। तो यहां जो है वो प्रोसेसिंग होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोसेसिंग। वैसे तो यहाँ 5 ऑप्शन दिए हैं मैंने, प्रोसेसिंग होती है, डाटा का मैनिपुलेशन क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, बार बार एक ही जैसा अगर आप इनपुट डालते हो कंप्यूटर के अंदर, तो हमें समान परिणाम मिलता है, तो सेम रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। और कंप्यूटर की ये विशेषता क्या होती है भाई, बहुत अच्छा है कंप्यूटर, जिसमें हम एक जैसा इनपुट डालोगे ना वो एक ही जैसा आउटपुट देगा। हाँ, तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा व्यवहार होगा, किसी को थप्पड़े लाते मारोगे तो तुम्हें भी थप्पड़ लात मारेगा, ठीक है। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, क्या मुक्कार क्या लात। तो सीधी सी बात है, जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आपका हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कर भला हो भला। तो कहने की बात है इस विशेषता को क्या कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये जो इस विशेषता है, आपका एक जैसा इनपुट डालोगे, ये विश्वसनीयता है कि रिलायबिलिटी है, कंप्यूटर के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 2 लिखा वो उसका 3 कर दे, ऐसा नहीं है। जैसा डाटा डालोगे, इनपुट दोगे, वैसा का वैसा ही काम करेगा। दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है? मानव की आवश्यकता ही नहीं है, विदाउट ह्यूमन ये काम कर सकता है कुछ कुछ, जिसमें हम क्या कहेंगे, इसकी जो मानव हस्तक्षेप के बिना काम करने की जो विशेषता है उसे क्या कहेंगे, ये आपका ये ऑटोमेटिक जो है इसको हम कहेंगे ऑटोमेटिक मोड कहेंगे, जिसमें क्या होता है, एक बार अगर हमने इसके अंदर निर्देश यानी कि जो इंस्ट्रक्शन अगर हमने इसको फीड कर दिए, निर्देश के अनुसार ये कार्य करेगा, है ना। एक बार इंस्ट्रक्शन फीड हो गए तो निर्देश के अनुसार ये काम करना चलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक मोड। तो सीधी सी बात है। ओके, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कंप्यूटर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है कि इजी है। लचीलापन कंप्यूटर की जो विशेषता है, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन, ये कंप्यूटर की एक विशेषता है। इसे हम क्या कहेंगे? और ऐसा प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, ट्रेंड जो मैंने देखा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है विगत 2-3 साल में, इसे क्या कहेंगे? देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उनका प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो वर्सेटाइलिटी है ना, ये वर्सेटाइल है कि बहुत सारे ये ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकता है, वर्सेटाइल है, बहुविज्ञता इसे कहा जाएगा। ये विशेषता बहुविज्ञता कहलाएगी। फ्लिकिंग कर ना, ये बहुविज्ञता कहलाएगी। वैक्यूम ट्यूब, अब देखो कंप्यूटर के परिचय को, कंप्यूटर के विकास को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों। बहुविज्ञता हो गया। जो वैक्यूम ट्यूब होती है, जो ट्रांजिस्टर है, इससे स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब है वो ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर, ये आपके यहां पर कौन सी पीढ़ी की विशेषता है? तो वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित, ये दूसरी पीढ़ी की विशेषता है, जहां वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किया गया। पहले वैक्यूम ट्यूब थी, बाद में ट्रांजिस्टर आ गया। ये जो कंप्यूटर की पीढ़ी थी, ये सेकंड पीढ़ी थी, जहां पर आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसकी जगह? ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए थे, ट्यूब से ट्रांजिस्टर आ गए, फिर धीरे धीरे विकास होता है। आगे देखिएगा, जो चार्ल्स बेबेज महोदय हैं, जिनका नाम आप कंप्यूटर जब पढ़ते हो तो हमेशा पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही,
तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर, अब चार्ल्स बेबेज द्वारा जो तैयार किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर है, उसे क्या कहा गया था? इसे एबेकस कहा गया था। आप लोग मुझे पता है मैक्सिमम एबेकस आंसर दोगे। क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत प्रूव कर लो और सही उत्तर दे दो। बी आएगा सर, बी आएगा, बी बिल्कुल सही है मेरे भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो और मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि वो सोच रहे थे कि तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी और महफिल में समा बांधना था, मैं वर्दी पहनकर गया और क्षमा अपने आप बंध गया। ठीक है, तो वर्दी के दीवानों का जो स्वागत है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे खुद के घर में भी वर्दी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे भाई को मैंने जिस तरह से गाइड किया, उसने एक नहीं 2 बार और बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर टीजीटी जो पीजीटी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर एग्जाम क्रैक किया और सब इंस्पेक्टर 2021 वाला भी क्रैक किया, पटवारी एग्जाम क्रैक किया, उसने एक के बाद एक 4-5 एग्जाम क्रैक किए। तो मुझे आपके अंदर भी विजय दिखाई देता है, छोटा भाई बहन दिखाई देता है कि मेरे ये बच्चे सक्सेस होंगे। बड़े भाई को क्या चाहिए होता है? छोटे भाई बहन कामयाब हो जाए। तो प्लीज आप मेरे इस इच्छा को पूरी कर रहे हैं और आपकी मेहनत सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में है। तो एनालिटिकल इंजन मेरा जीवन का सपना हुआ करता था 1-2 साल पहले की 2-3 साल पहले कि मेरा भाई कामयाब हो जाए, गवर्नमेंट एग्जाम में लग जाए। मुझे पता था मैं तो ऑलरेडी इस फील्ड में हूं तो मुझे उस तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सक्सेस हुआ तो एक अब मैं किसको सक्सेस करूं, तो मेरे जो ये बच्चे हैं लाखों की संख्या में, इनको सक्सेस करना अब जीवन भर का उद्देश्य बना लिया है। तो ये मेरा विश्वास, मां सरस्वती का आशीर्वाद, बस हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है, ये सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत। विश्लेषणात्मक इंजन जिसे कहेंगे, इसका आविष्कार कब किया था इन्होंने? 1837 ईस्वी के अंदर किया था। और इसे अगर हिंदी में कहें तो विश्लेषणात्मक इसे हम क्या कहेंगे? विश्लेषणात्मक इंजन कहेंगे, विश्लेषणात्मक इंजन इसे हम कहेंगे। और ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, 1837 के अंदर बनाया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अनिल कमेंट मत कर भाई बार बार, कितने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में? अरे मॉक टेस्ट वालों को खुद को नहीं पता है कांस्टेबल का पेपर कैसा आएगा, ठीक है? इसलिए मॉक टेस्ट वालों के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आप मॉक दे रहे हो तो प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, दैट इज ओनली नेट प्रैक्टिस जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। बट प्लीज डीमोटिवेट ना हो, ये मॉक टेस्ट वाले नंबर से परेशान ना हो। मेरे पास रोज 50-100 कॉल मैसेज आ जाते हैं दिन में कि सर कांस्टेबल वालों के, सिर्फ कांस्टेबल वालों के सर इतने नंबर आ रहे हैं, क्या होगा? बाकी वाले तो अभी जैसे सीटी आएगी तो फिर वो बच्चे भी कॉल मैसेज करके परेशान करेंगे, पूछते रहते हैं सर इतने नंबर आ रहे हैं, क्या करें? डरो मत, जो होगा अच्छा होगा। और ये जवानी है, और इस जवानी में अगर डर लग रहा है ना तो बेकार है ये जवानी, ठीक है? आत्मबल हमेशा मजबूत रखो। निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटिंग के पिता या कंप्यूटिंग के जनक कौन कहलाएंगे? कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटिंग के पिता कौन कहलाएंगे? कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक, ये आपके चार्ल्स बेबेज ही है। कौन है? चार्ल्स बेबेज ही है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। वेरी गुड, शाबाश, शेयर कर रहे हो तुम लोग लगातार। चार्ल्स बेबेज की मैं बात करूं कंप्यूटर के पिता हैं वो चार्ल्स बेबेज है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में अभी बताया था विश्लेषणात्मक यंत्र का आविष्कार किया था। अगला टिम बर्नर्स ली को हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेट के अंदर। 1950 कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? 1950s का जो डिकेड है, जो दशक है, जब भारत की आजादी हुई थी, उस समय जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? पहली थी, दूसरी थी, अब तीसरी चौथी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1942 से लेकर के 1942 से लेकर के 1955 जो टाइम था वो आपके पहली पीढ़ी का टाइम था, जहां पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वहां पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और मैंने जो नोट्स दिए हैं माइंड मैप टेलीग्राम पर, और माइंड मैप टेलीग्राम पर जो मेरे नोट्स हैं प्यारे साथी, एक बार उनको जरूर देखना और फिर इस क्लास को जरूर देखना। वो नोट्स पढ़ लेना, शॉर्ट में बताया मैंने सारी चीजें, कंप्यूटर का विकास सिर्फ एक एक लाइन के अंदर। पढ़ लोगे ना? एक बार कमेंट बॉक्स में ऐसे करके भेजोगे यस सर हम पढ़ लेंगे। बहुत बड़े बालक हो तुम। सीईटी के फॉर्म जून में निकलेंगे, डोंट वरी। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे पहले
कहां प्रयुक्त किए गए थे? पहले वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तो आईसी चिप है वो कौन सी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था? आईसी चिप आपका तीसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। ये बात है 1958 की। कब की बात है? 1958 की है। और इस जेएस कैल्बी ने इसका आविष्कार किया था सबसे पहले। जेएस किल्बी, इनके द्वारा इसका क्या किया गया था? सबसे पहले विकास किया गया था और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। और ये जो आईसी चिप होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं साथियों? ये गुरुजी सिलिकॉन से बने होते हैं ना। ये किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से निर्मित होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका के अंदर है। भारत में सिलिकॉन वैली की तरफ से कौन फेमस है? बेंगलुरु फेमस है, कर्नाटक के अंदर। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक याद हो गया। अब चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में जो प्रयोग किया गया था तो वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप सिलिकॉन से बनी हुई 1958 में आ गई थी। उसके बाद चौथी पीढ़ी आई और चौथी पीढ़ी के अंदर 76 से जो 89 का जो टाइम पीरियड था, 1976 से लेकर के 1989 का जो टाइम पीरियड था, दैट इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन। और इस फोर्थ जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसकी वही है आपके यहाँ पर, आपके चौथी पीढ़ी के अंदर यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया था ये आपका आईसी चिप्स थे, है ना। ये इसी के अंतर्गत रहेंगे, आईसी चिप्स ही रहेंगे, याद रखिएगा। VLSI जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया गया था उस समय। VLSI तकनीक का उपयोग, इसका इस्तेमाल जो है माइक्रो प्रोसेसर के लिए किया गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हेतु किसका इस्तेमाल किया गया था? ये आपका VLSI का इस्तेमाल किया गया था। इसमें आईसी चिप्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे थे। चौथी पीढ़ी है। अब इसके बाद में डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है जो आपकी टेबल पर लगा हुआ होता है, उस डेस्कटॉप को क्या कहेंगे? दैट इज पर्सनल, दैट इज माइन, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये हो गया पीसी होगा, इसको क्या कहेंगे? पीसी कहेंगे। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है ना, वो मैंने उस नोट्स के अंदर बहुत शानदार दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि माइंडमैप टेलीग्राम पर जो नोट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो किस किस बच्चे ने क्लिक करके डाउनलोड करके कष्ट किया और खोल के देखा और पढ़ाई की वापस से? नहीं, ये तो वापस देख लेना, ठीक है, नहीं तो मोगेम्बो बुरा मान जाएगा। कमेंट टेलीग्राम में जाकर के वापस आज ही वो नोट्स एक बार खंगाल लेना। कुछ नहीं करना, एक रीडिंग मारनी है और छोड़ देना है, अपने आप दिमाग में छपेगा। और नहीं छपे तो दूसरे दिन सुबह उठ करके वापस पढ़ लो। एक बार 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ के छोड़ दो, तीसरे दिन वापस देखो, चौथे दिन वापस देखो, 3-4 बार पढ़ने के बाद में तो अपने आप याद होगा। पढ़ाई बहुत आसान है, बस पढ़ाने वाला समझाता नहीं, कोई तरीका नहीं बताता। तो मैंने अब तरीका बता दिया, तुम गलती मत करना। ये पीसी हो गया, याद रहेगा, बहुत आसान था। अगला प्रश्न देखोगे यहां पर कंप्यूटर के वर्गीकरण बहुत आसानी के साथ नोट्स में समझाया हुआ था। इसको आप समझे क्वेश्चन के माध्यम से। कंप्यूटर का वर्गीकरण, और मेरे नोट्स से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो कंप्यूटर वाला पार्ट था उससे भी क्वेश्चन आए थे। आपका संगणक वाला पेपर था, उसमें भी मैंने प्रूफ दिए थे यूट्यूब पर हूबहू के। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपके मेरे इन नोट्स में से आए, वापस कांस्टेबल एग्जाम में भी आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये तो तुम लोग मेरे को 2-3 घंटे की क्लास में मैं आपको 70, 80, 85, 90% तक क्वेश्चन मिला रहा हूं। मान लो किसी वीडियो कोर्स में मैं डिटेल में पढ़ा रहा होता तो मैं कहता कि मैं 98% तक क्वेश्चन मिलाता और यूट्यूब पर सीना ठोक के एक प्रश्न का प्रूफ देता और आगे दूंगा भी। ठीक है, चलो। कंप्यूटर का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर का टाइप कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर का टाइप एक नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है, बल्कि एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है, तीनों है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है। भारत में निर्मित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर, भारत में निर्मित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताओ भाई। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर सबको पता है, कौन सा है? आंसर आना चाहिए आकाश है कि परम है कि अर्जुन है कि सिद्धांत है। वे आकाश, अर्जुन, सिद्धार्थ है हमारा पड़ोसी और राइट आंसर है आपका परम है। कौन है? परम हमारा यहाँ पर परम मित्र है, राइट आंसर है। और ये बच्चे का राइट कमेंट भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिएगा आकाश, ये हो गया, परम हो गया। लेकिन परम को किसने विकसित किया? शी डैक ने विकसित किया है ना। ये अगला प्रश्न शी डैक के ऊपर ही आ गया।
परम का विकास, और परम का जो विकास है वो किसने किया है? सीडैक ने किया। और सीडैक कहाँ है गुरुजी? पुणे में स्थित है। कब स्थापना हुई सीडैक की? आगे बात करें। सेंट्रल डिपार्टमेंट जो कंप्यूटर और उससे रिगार्डिंग है। सीडैक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है कि टीवी से है कि टेलीमेट्रिक्स से है, किससे है? तो सीडैक है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। देखो सीडैक के बारे में बात करूं प्यारे साथी, ये सीडैक क्या है कि अर्ध सरकारी कंपनी है। क्या है? सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कंपनी है। सीडैक एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई गुरुजी वो भी बता दीजिए, मजा आ जाएगा। 1984 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो बोलो मेरे साथी, मेरे साथ साथ क्लास में सब कुछ याद करवा देता हूं आप लोगों को। एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और कंप्यूटिंग से संबंधित है। पुणे में इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। और मैं बताऊं तो परम को भी इसी ने विकसित किया था। तो राइट आंसर यहां पर एक हो जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से आपका 1976 जो 1976 के वर्ष में विकसित सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ये बात हो रही है वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, पूरे संसार भर की बात हो रही है। इस गोले पर, इस पृथ्वी पर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था उसकी बात हो रही है। तो उस कंप्यूटर के विकासकर्ता का नाम आपको बताता हूं। क्रे रिसर्च कंपनी ने इसका विकास किया था। किसने किया था? क्रे रिसर्च कंपनी। और ये क्रे रिसर्च कंपनी कहां की थी गुरुजी? यूएसए की थी, दैट इज आपके अमेरिका की थी। याद रहेगा ना? तो कंप्यूटर कौन सा हो गया? क्रे 1। और क्रे मतलब कागला भी होता है कागला बेचारा जैसा भी है, कड़वा है, सीधा है, सामने बोलता है। लेकिन मोर है ना, मोर से बच के रहना चाहिए। इस दुनिया में मोर जैसे जो इंसान है ना, जो मीठा बोल रहे, मोर या सांप साबता खाए। अब मोर मीठा बोलता है लेकिन सांप को ही निगल लेता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए मोरियों से दूर रहना वरना तुम्हें निगल जाएंगे। ठीक है ना? मैंने किताबों से ज्यादा इंसानों को पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिएगा यहां कौन हो गया? तो साइमर क्रे इसका जनक है। कौन सा है? साइमर क्रे इसका क्या है? ये व्यक्ति जो है अमेरिका का, ये सुपर कंप्यूटिंग का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? साइमर क्रे। और क्रे है आपका पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका का। अगला देखिएगा प्यारे साथी, निम्न में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? दिए गए प्रश्नों में से एक पोर्टेबल डिवाइस कौन सी नहीं है? बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव या डेस्कटॉप कंप्यूटर। दिए गए में से एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? मूवेबल जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक जो है, हम यहां पर बात करें, देखो ये सारी की सारी पोर्टेबल है, लेकिन जो डेस्कटॉप होता है वो एक ही जगह पर, एक स्थान पर रखे जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो एक स्थान पर रहता है, तो ये तो एक स्थान पर रहता है। बाकी आईपॉड है, लैपटॉप है, थंब ड्राइव, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, यात्रा कर रहे हो वगैरह वगैरह। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? सीपीयू है कि कॉम्पैक्ट डिस्क है या मॉनिटर है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, दैट इज आपका एमएस ऑफिस है। ठीक है, एमएस ऑफिस है। तो दिए गए में से यहां पर बताओ कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? सीधी सी बात है, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी जितने भी यहां पर दिए गए हैं जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, ये हार्डवेयर के उदाहरण है। तो सीधी सी बात हो जाती है, सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? जैसे देखिएगा, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है। एक्सेल को क्या कहते हैं? स्प्रेड शीट भी कहते हैं। स्प्रेड, तो आपके ऑप्शन में कभी सिलेबस में अगर स्प्रेड शीट दिया हो ना, समझ जाना कि एक्सेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ड है, एक्सेल है, जो है पावर पॉइंट, जो एक्सेल और पावर पॉइंट हो गया इसके साथ साथ, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आती है। किसके अंदर? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अगला पार्ट है, सबसे पहले कंप्यूटर जो चूहा है उस माउस की खोज किसने की थी? हाँ बताओ, चूहे की सबसे पहले खोज किसने की थी? बेबेज ने की थी कि डगलस एंजलबर्ट ने की थी या टेड नेल्सन या एलन के?
देखो चूहे के बारे में हम बात करें तो ये माउस की खोज सबसे पहले यहाँ पर डगलस ने की थी, और ये आपका सबसे पहले हम बात करें डगलस एंजेलबर्ट ने की थी, और ये एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। और आजकल तो टच स्क्रीन आपके माउस की जगह काम आ गया है, देखो। और माउस वायरलेस भी हो गए हैं, जैसे ये चूहा है ना, ये वायरलेस है, ये वायरलेस है। अब इस चूहे का इस्तेमाल करके मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो वहाँ लगा करके तो मेरा सारा काम होता है, तो वायरलेस भी हो रहा है। अब इसको हटा दिया जाए तो इसकी जगह, इस माउस की जगह आप टच स्क्रीन है, जैसे ये मेरा जो डिजिटल बोर्ड है ये टच स्क्रीन है। जैसे मैं ये आपका जैसे उंगली से भी लिख सकता हूँ, ये टच स्क्रीन है, मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डगलस एंजेलबर्ट आपको याद रखना है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? दिए गए में से आपका एक है वो इनपुट डिवाइस है, बताना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मैंने बहुत शानदार फोटो लगा लगा करके नोट्स के अंदर सारी चीजें डिटेल में बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंप्लीट करंट अफेयर्स ले आना, हाउ ले आएंगे, चिंता ही मत करो। वैन गुरुजी इज हियर देयर इज नो फियर। मंडे को करंट अफेयर्स की क्लास लग जाएगी। मैं 22-23 को लेने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने कहा सर भले ही लेट हो जाओ लेकिन बढ़िया क्लास लेके आना, तो डोंट वरी, मेहनत कर रहे हैं, वो भी ले आएंगे। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर इनपुट डिवाइस है क्या, या प्रोजेक्टर है, या हेडफोन है, या इंक जेट प्रिंटर है? तो दिए गए में से आपका एक इनपुट डिवाइस कौन सा है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ही ऑप्शन जो है OCR है, ये आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिससे आपके पहचान की जाती है कैरेक्टर की। तो बाकी सारे प्रोजेक्टर वगैरह ये आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, थोड़ा सा अगर मुझे समय दो तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं इनपुट की। तो थोड़ा सा अगर इनपुट याद कर लोगे ना तो आउटपुट तो अपने आप ही याद कर लोगे। मैं इनपुट बता देता हूं, जैसे कीबोर्ड माउस हो गया, इसके बाद छोटे छोटे तो नहीं लिखाऊंगा लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, जैसे ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब इनपुट के अंदर आएगा। इसके साथ साथ बार कोड रीडर हो गया, है ना, जो आपके बिग बाजार वगैरह में जाते हो ना, देखते हो ना बार कोड रीडर, फटाफट आपके प्राइस पता करके बता देते हैं। बार कोड रीडर हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, इसके साथ साथ स्कैनर, वेब कैमरा हो गया जिससे आपकी तस्वीर ली जाती है। जैसे मान लो आप जूम मीटिंग कर रहे हो, सामने बैठकर दूसरे वाले आदमी का क्या देख रहे हो? थोबड़ा देख रहे हो, तो वो इसके अंतर्गत आ गया। वेब कैम हो गया, टच पैड हो गया, पेन हो गया, है ना, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ गए। और भी है, मैंने नोट्स में सारी चीजें लिखवाई हुई थी। इनपुट याद हो गया तो आउटपुट आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जॉयस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर जो गेम खेलते थे तुम बचपन में, वो वाला ही है, ठीक है। ऊपर से वो बॉल होती है, उसको ऐसे घुमाते थे ना यूं। आजकल भी बच्चे देखते ना, ये मार 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 उसको मार, पता नहीं क्या गेम खेलते हैं, पबजी, मार मार मार, मैं आ रहा हूं, अरे उसको बम दे, ये दे वो दे, पता नहीं कहाँ बम गिरा रहा है, किसके ऊपर बम गिरा रहा है। घर वाला कोई पूछे ना, ऐसे ऐसे अखबारों में न्यूज आती है कि माँ ने मना किया पबजी खेलने से, बच्चे ने माँ के ऊपर ही हमला कर दिया। घोर कलयुग आ गया है ना। गेम खेलने में इस्तेमाल किया जाता है जॉयस्टिक वगैरह, तो घोर कलयुग चल रहा है, इसलिए बच्चे अच्छे इंसान बनो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा यहां पर गलत है, विषम है, अलग है? इन तीनों में से एक इनपुट है या आउटपुट है, व्हाटएवर जो भी आपका यहां पर दिया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से यहां पर देखो, ट्रैक बॉल है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी की सारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, है ना, वेयर जिसके सॉफ्टवेयर। और आजकल तो जो बग वगैरह होता है, जो वायरस वगैरह होता है, उनके नाम है बहुत इस प्रकार से, रैंसमवेयर है। और अभी संगणक वाले पेपर के अंदर आया था, मेरे नाम से सर्च कर लेना, एक क्लास मिल जाएगी जिसमें पिछले 1-2 साल के करंट अफेयर्स, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करवाए थे। तो रैंसमवेयर हो गया, मालवेयर हो गया, ये सब क्या है? कंप्यूटर वायरस के प्रकार है। तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस उस वायरस से रक्षा करता है। इनमें से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? देखो, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो ये किसके अंदर आती है? ये आती है आपके इनपुट के अंदर आती है टच स्क्रीन। लेकिन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के भी प्रकार हैं। तो टच स्क्रीन के प्रकारों को आप समझिएगा। टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन के अंदर प्रकारों के अंदर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से जो है
जो ये आपका RAW रॉ है ना, ये इसका प्रकार नहीं है। बाकी कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है, स्ट्रेन गेज है, ये सब किसके प्रकार है? टच स्क्रीन है। इसके अलावा क्या है? SAW है। SAW को कहते हैं सरफेस एक्वास्टिकल वेव। सरफेस एक्वास्टिकल वेव, क्या कहते हैं इसको? सरफेस सरफेस एक्वास्टिकल वेव, सरफेस एक्वास्टिकल वेव, ये भी इसके टच स्क्रीन के ही पार्ट है। और इसके अलावा जो है वो है इंफ्रारेड। ये सारे के सारे इंफ्रारेड हो गया, SAW हो गया, कैपेसिटिव हो गया, रेजिस्टिव हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया, ये सब किसके पार्ट है गुरुजी? ये सब टच स्क्रीन के पार्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, माउस का एक अच्छा विकल्प। आप चूहा बिल्ली ले गई, ठीक है, चूहा बिल्ली ले गई तो हम चूहे के पीछे थोड़ी भागेंगे, हम इसका विकल्प इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ भाई, इसकी जगह किसका इस्तेमाल करोगे? टच पैड, है ना। माउस का एक अच्छा विकल्प है वो टच पैड है। जैसे यहाँ कंप्यूटर पे फोन में आप इस्तेमाल कर रहे हो, टच पैड है। तो टच पैड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है कि प्रिंटिंग डिवाइस है कि पॉइंटिंग डिवाइस है कि टेम्परेरी यानी अस्थायी डिवाइस है? सी गुरुजी राइट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे पॉइंट क्लिक करके किसी काम को हमें करना होता है तो पॉइंटिंग डिवाइस है, जो माउस की तरह काम करता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। याद रखिए, इसका प्रयोग हम बैंक में भी करते हैं, और अलग अलग जैसे आपके स्मार्टफोन वगैरह हो गया, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड हो गया, स्मार्टफोन हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, जैसे मैं ये चला रहा हूँ, बैंकिंग कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल वगैरह किया जाता है। तो सीधी सी बात है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर जो मॉनिटर है ना, उसको किस नाम से जाना जाएगा? जैसे मेरे सामने टीवी लगी हुई बड़ी सी, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड है, या मेरे सामने जो पीसी पड़ा है, इसको किस और नाम से जाना जाएगा? भाई ये वीडियो डिस्प्ले है ना, वीडियो को प्रेजेंट करता है। अब इसके सामने मेरा थोबड़ा आपको दिख रहा है इसके अंदर? हाँ गुरुजी दिख रहा है, तो वीडियो डिस्प्ले है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गुरुजी, बहुत आसान है, समझने वाली बात है। ये वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल है ना, ये क्या कहलाएगा? वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहलाएगा, जहां गुरुजी का चेहरा हमें दिखता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये मॉनिटर को हम कहेंगे, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह दो, वीडियो भी कह दो, एक ही बात है, वीडियो यहाँ सटीक है। एक टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाओगे? कोई टेक्स्ट है, उसकी स्टार्टिंग में अगर आपको जाना है तो होम दबाओगे, एंड, पेज अप या एंटर, दिए गए में से क्या दबाओगे? राजस्थान पुलिस का मकोड़ा, अरे वाह, शाबाश शाबाश ठेठ देसी ग्रामीण बच्चा आ गया, वेरी गुड मेरा बच्चा, शाबाश, आजा भाई आजा। हाँ, टेक्स्ट की अग्रिम पंक्ति में जाने के लिए क्या दबाओगे? यहां पर होम, या देखो ये तो होम हो गया, लेकिन इसके साथ साथ लिखो होम तथा कंट्रोल को एक साथ दबाने पर, है ना, इसके साथ साथ आपको कंट्रोल की को एक साथ, होम और इसके साथ कंट्रोल की अगर आप एक साथ दबाते हो तो आप स्टार्टिंग में चले जाओगे। कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, भाई कंप्यूटर में प्लॉटर है कि वीडियो है कि स्पीच सिंथेसाइजर है या स्कैनर है? ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, ये सब के मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण दे के, टेलीग्राम, माइंड मैप टेलीग्राम पर PDF डाली हुई कल परसों की, जाके देख लो मेरे बच्चों, देख लो। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में ये जो है आंसर बताओ, फटाफट आंसर करो, जितने भी साथी जुड़े हुए इसका आंसर करो। स्कैनर है वो आपका हार्डपुट जो है दिए गए ऑप्शन में से, स्कैनर जो है ना ये हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है ना, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है स्कैनर, जिसे इनपुट दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया? स्कैनर हो गया। टेक्स्ट और पिक्चर को स्कैन करने में इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, टेक्स्ट एंड पिक में, टेक्स्ट और पिक्चर को स्कैन करने में काम किया जाता है। अक्सर भी हो सकता है और
फोटो भी हो सकती है, उसको स्कैन करने में काम आता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ नहीं आया हुआ तो आगे बता देता हूं मैं। ये देखो पूछा गया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्कैनर होता है ना वो किसको स्कैन करता है। वो स्कैनर जो होता है ना वो पिक्चर और टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट मतलब ये मैंने अपना साइन कर लिया, तो यहाँ पर मैंने जैसे मान लो मुझे कहीं अपने साइन भेजने हैं, ठीक है, तो ये मैंने अपने सिग्नेचर कर लिए, तो इस सिग्नेचर को स्कैन भी कर लेगा। पिक्चर यानी कि मैंने अपना बढ़िया सा फोटो लगाई, उस फोटो को भी स्कैन कर लेगा। तो दोनों के दोनों काम करता है, फोटो गुरुजी के और गुरुजी के साइन। आगे बढ़ो। कैश जो मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी होती है ये कहां पर स्थित होती है? आ जाओ हम थोड़ा सा मेमोरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आपको लग नहीं रहा है मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया है। शाबाश। कैश मेमोरी रैम में होती है कि सीपीयू में होती है कि सीयू में होती है या मॉनिटर में होती है? जो कैश मेमोरी है वो कहां होती है? कैश मेमोरी आपकी हमेशा चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस जो है आपका अस्थायी डाटा स्टोरेज के लिए हमेशा सीपीयू में होती है, और ये कैश मेमोरी होती है आपके अस्थायी डाटा स्टोरेज के लिए। जैसे ही ये सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, अस्थायी डाटा के लिए होती है। अस्थायी डाटा है तो ये कहां होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, याद रखिएगा। कैश मेमोरी, ठीक है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। ये सीपीयू एंड मुख्य मेमोरी के बीच, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच कार्य करता है। कौन करता है? कैश मेमोरी कार्य करता है। बायोस रोम में होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश राजस्थान पुलिस। अरे तुम्हारे तन के ऊपर वर्दी देखना चाहता हूं, और जब वर्दी होगी ना कसम से मजा ही अलग आता है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? आपके हेडफोन है कि प्रोजेक्टर है कि साउंड कार्ड है या वेब कैम है? किसके माध्यम से आप इनपुट दे रहे हो? हेडफोन या प्रोजेक्टर या साउंड कार्ड है या आपका वेब कैमरा है? देखो आप यहां पर हम बात करें इनपुट डिवाइस, जैसे माउस हो गया, जैसे आप कीबोर्ड हो गया या वेब कैमरा हो गया, ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऐसे कैसे आपका कीबोर्ड भी हो गया, है ना, ये उसी का ही पार्ट है, मैंने अभी जस्ट करवाया था, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आउटपुट यानी रिजल्ट, परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो डाटा को देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए, या डाटा को आपके इनपुट करने के लिए, दोनों में से एक बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन सी और डी में से। तो सीधी सी बात है गुरुजी, जो डाटा अंदर गया था और डाटा देखने के लिए, ये डाटा है जो प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर वगैरह ये जैसे हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गई। शेयर कर दो एक बार, शेयर की आवश्यकता है सभी साथी, शेयर कर दो मिलकर के, अपने रमकुड़ी चमकुड़ी, अपने मित्र मित्री सबको कान खींच करके क्लास में लेकर आ जाइए मेरे बच्चों। कि आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, आउटपुट जो यूजर प्रोसेसर को देता है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, प्रोसेसर सीपीयू वाला है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सीधा सा प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा ध्यान देना। ये जो प्रोसेसर जो है ना वो यूजर को जो देगा वो क्या होगा? आउटपुट होगा। हमेशा याद रखना, प्रोसेसर यूजर को जो देगा वो आउटपुट होगा। अगला देखिएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल होते हैं उस पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाएगा? रिजोल्यूशन कहेंगे, कलर डेप्थ कहेंगे, रिफ्रेश रेट या मॉनिटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल होता है ना उनको क्या कहेंगे? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल को क्या कहेंगे? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन को चेक किया जाता है कि भाई इसके रिजोल्यूशन कितना क्या है, तो ये रिजोल्यूशन कहलाता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल्स होते हैं उन्हें हम रिजोल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर करेंगे सभी और शेयर भी कर दो भाई एक बार। कि इतने नादान भी नहीं कि भटक कर रह जाएं, मार ही डाले बेमौत, ये दुनिया वो है और हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर जानते हैं। तो सभी साथी अपनी होशियारी अपने पास, आगे बढ़ते रहें। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर आप बहुत ज्यादा संख्या में उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं? लेजर जेट होता है, इंक जेट है या डॉट मैट्रिक्स है?
कौन सा हो गया? देखो जो डॉट मैट्रिक्स है इसके अंदर यहां पर राइट आंसर हो गया डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आप ज्यादा संख्या में प्रत्यय तो ज्यादा कार्बन लगा के प्राप्त कर लोगे, लागत कम है लेकिन इसकी गुणवत्ता है ना वो क्वालिटी कम होती है। लागत कॉस्ट कम आती है लेकिन कॉस्ट कम आए भाई, पैसा कम लगेंगे तो गुणवत्ता भी इसकी क्या होती है? गुणवत्ता भी लो होती है, यानी कि कम होती है। आगे देखो, इसमें से अलग है उसको आपको बताना है। दिए गए में से अलग कौन सा है उसको आप सभी साथियों को पहचान करनी है कि वाटर प्रिंटर है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है कि इंकजेट प्रिंटर है कि लेजर प्रिंटर है। ये प्रिंटर के अलग अलग टाइप हैं, प्रकार हैं, जो मैंने उस पीडीएफ में शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर। वाटर प्रिंटर जैसा कोई प्रिंटर होता नहीं है, बाकी डॉट मैट्रिक्स होता है, इंकजेट होता है और लेजर प्रिंटर होता है। तो तीनों के तीनों प्रकार है, बाकी कौन सा किसमें ये मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। आगे देखो, कौन सा प्रिंटर एक एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का, एक एक शीट की बजाय जो कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप पेपर का उपयोग कर सकता है? एक एक शीट नहीं बल्कि नॉन स्टॉप बहुत ज्यादा पेपर का इस्तेमाल इंकजेट करेगा कि डॉट मैट्रिक्स करेगा, या फिर इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोनों, या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ लेजर प्रिंटर? तो दिए गए में यहां पर हम बात करें तो इसका जो आंसर होता है यहां पर वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक एक शीट की बजाय लगातार निरंतर पेपर का इस्तेमाल करता जाएगा। और टिकट मशीन जैसे हम बात करें, ये जो टिकट की मशीन होती है ना, आपको पूछा जाएगा टिकट मशीन में कौन सा प्रिंटर लगा होता है? टिकट मशीन हो गया, या आपकी जो एटीएम हो गया, ये इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपके बैंक हो गए, वहां पर आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखो, लेजर प्रिंटर होता है ना, इसका इस्तेमाल आप कहां कर सकते हो भाई? डॉट मैट्रिक्स वाला तो समझ में आ गया कहां कहां होता है और क्या यूज है उसका। अब मुझे ये बता दो सभी साथी कि लेजर जो प्रिंटर है ना, उस लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टोनर नहीं लगाना पड़ता। टोनर मतलब जिसमें कार्बन भरा होता है, हाथ एकदम ब्लैक हो जाते हैं। अरे हमने तो खूब पापड़ बेले हुए, सब पता है हमको, ठीक है, खूब प्रिंट निकालने पड़ते हैं। तो टोनर नहीं होता है क्योंकि उसमें ऊष्मा संवेदी कागज का इस्तेमाल, कागज ऊष्मा संवेदी जो गर्मी को सहन कर सके ऐसा कागज उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक कारतूस यानी कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर डाला जाता है, या रिबन टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, या तरल टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका जो है आंसर हो गया, ये हो गया इसका बी, कारतूस यानी कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर होता है और इसका विकास है 1969 में होता है। कब होता है? 1969 के अंदर इसका क्या हुआ था? सबसे पहले विकास हुआ था किसका? लेजर प्रिंटर का विकास 1969 में हुआ था। गैरी स्टार्क वेदर के द्वारा इसका विकास किया गया था। गैरी स्टार्क वेदर के द्वारा, ये याद रखना, गैरी स्टार्क वेदर ने इसका विकास किया था सबसे पहले 1969 के अंदर इसका विकास किया गया था। और इसके अंदर कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। चल मेरी डोल की डमाक डम, कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? और आजकल तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हिंदी में बताऊं, जैसे हिंदी व्याकरण के अंदर कौन सा आपका ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही आ रहे हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं और ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। ऐसे कैसे एक ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों का ही उदाहरण है। मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से बता रखे हैं कि कौन से इनपुट और आउटपुट के दोनों के उदाहरण है। तो यहाँ पर दिए गए में आपका जो मोडेम होता है ना, ये जो मोडेम है वो आपका 62 का सी है। बिल्कुल ममता, विक्रम, प्रधान, तुलसी, अनीता और आकांक्षा, अनिल, बिल्कुल विष्णु, सबका आंसर सी है। इसमें मोडेम, अब देखो मोडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, है ना? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसको क्या कहेंगे? फुल फॉर्म अगर इसकी हम बात करें मोडेम की तो मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसको कहते हैं। तो इसका यूज क्या है आगे बताएंगे अगले प्रश्न के अंदर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आगे देखो मोडेम, आगे इसके संबंधित प्रश्न आएगा उसमें बात करेंगे कि मोडेम किसको किस में कन्वर्ट करता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
MODEM, ओके, MO, अरे गलत बता रहा भाई मुकेश। चलो, कौन सा अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है कि जो आपकी अस्थायी मेमोरी है वो कौन सी है, रैम है कि रोम है कि ब्लू रे है या हार्ड डिस्क है। तो ये आपकी यहाँ पर जो है जो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, जो रैम है ना, रैम है, ये प्राथमिक मेमोरी के अंदर, रैम रोम सब प्राथमिक मेमोरी के अंदर आते हैं। द्वितीयक स्टोरेज जो जिसे आप पेन ड्राइव लगाते हो, जिसको परमानेंट स्टोर करना है, कंप्यूटर में लगा लो, सीपीयू में लगा करके उसको आप यूएसबी में लगा करके डाटा ले रहे हो, तो वो सेकेंडरी डिवाइस कहलाती है। प्राथमिक इकाई के अंदर प्राथमिक जो मेमोरी है ये आपके रैम रोम सब उसी में आती है। तो ये प्राथमिक है, ये क्या है, ये प्राथमिक मेमोरी का पार्ट है। और आपसे पूछा जाएगा मेमोरी का, तो एक प्रश्न पक्का ही आएगा। ये प्राथमिक मेमोरी का पार्ट होता है, अस्थायी मेमोरी होती है, और पावर सप्लाई बंद होने के बाद डाटा स्टोर बंद हो जाता है इसके अंदर। जब तक पावर सप्लाई रहेगी, पावर सप्लाई के बाद, पावर सप्लाई अगर आपकी बंद हो जाती है तो डाटा स्टोर भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, डाटा स्टोर भी उसके साथ बंद हो जाता है। और द्वितीयक इकाई की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, द्वितीयक मेमोरी इकाई, और उसमें क्या होता है, जैसे यूएसबी के माध्यम से आप जैसे ये पेन ड्राइव वगैरह है, इसका इस्तेमाल करके डाटा को स्टोर कर रहे हो, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये द्वितीयक मेमोरी उसके अंदर सेव होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर दिए गए में से एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। अभी हमने जस्ट देखा था रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। बाकी हार्ड डिस्क हो गई, पेन, ये मैग्नेटिक टेप हो गए, ये जितने भी उदाहरण है ना, ये तीनों, ये सब के सब उसके आपके सेकेंडरी के उदाहरण हैं। किसके, सेकेंडरी, प्राथमिक के हो गए। डीवीडी आपका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताओ। डीवीडी है वो किसका उदाहरण है, ठोस अवस्था की संचय उपकरण का, आउटपुट उपकरण का, या हार्ड डिस्क का, या ऑप्टिकल डिस्क का। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो डीवीडी आपका एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क। और क्या होती है इसको समझिएगा, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें डीवीडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा का क्या होता है, स्टोर होता है, डाटा स्टोर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उससे डाटा का स्टोर होता है। लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा और पढ़ा जाता है। इसका विकास 1960s के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। लेजर किरणों के द्वारा डाटा का जो इसमें आपको लिखा और पढ़ा जाता है, लेजर के माध्यम से डाटा लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, लेजर से, किससे, लेजर से। और इसके विकास की बात करें तो 1960 के अंदर, कब, 1960 के अंदर डीवीडी का जो विकास है, जेम्स डी रसेल ने पहली ऑप्टिकल डिस्क बनाई थी। जेम्स डी रसेल ने, जेम्स डी रसेल ने 1960 में सर्वप्रथम, सबसे पहले जेम्स डी रसेल ने इसका विकास किया था, ऑप्टिकल डिस्क का। दिए गए में से कौन सा कथन सत्य है, और ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, है ना, लाइक करने में कुछ नहीं लगता है। प्राथमिक मेमोरी है वो गैर परिवर्तनीय है, जो प्राथमिक मेमोरी के बारे में गैर परिवर्तनीय बता रहा है। द्वितीयक मेमोरी है वो परिवर्तनीय है। रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, रैम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है। आ जाइए, कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। प्राथमिक मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। देखो, प्राथमिक जो मेमोरी होती है उसकी हम बात करें तो प्राथमिक, आप लोग आंसर दोगे फटाफट। प्राथमिक मेमोरी के दो प्रकार है, एक तो आपका हो गया कौन सा, रैम हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया, रोम हो गया। रैम और रोम हो गया, यहां पर याद रखने लायक चीज है। जैसे हम रैम की बात करें तो ये परिवर्तनीय होती है। रैम क्या होती है, परिवर्तनीय होती है, और रोम क्या होती है, गैर परिवर्तनीय। ये तो होती है परिवर्तन, इसमें हो सकता है, ये है आपकी गैर परिवर्तनीय। ये क्या है, गैर परिवर्तनीय।
अब मुझे ये बताओ रोम के बारे में पूछा गया है, सीधा सा अपना आंसर यहाँ निकल रहा है सी आंसर यहाँ पर कि रोम है वो गैर परिवर्तनीय मेमोरी है, जबकि रैम है वो आपका यहाँ पर गलत हो गया ये वाला ऑप्शन, तो सी आंसर इसका राइट हो गया। बहुत बढ़िया, सी आंसर। विक्रम सिंह चौहान, प्रधान, मीणा, तुलसी, दीपा, सेजल, बहुत बढ़िया, सवा सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। तो यहां पर रोम है वो आपका राइट आंसर हो गया। और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, वो मैंने आपको बताया था। द्वितीयक मेमोरी के अंदर, द्वितीयक जो मेमोरी होती है, इस द्वितीयक मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। जैसे कि आपका किसमें हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जो आपके कंप्यूटर में लगती है। ठीक है, ओके सर, मैं 2 आईडी से क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके आया हूँ। वाह भाई वाह, 2 आईडी से सब्सक्राइब करके आया ना, तब तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर तू देखेगा तो एक ही ना। चलो चलो चलो, अगला प्रश्न कि कंप्यूटर में स्मृति यानी कि जो मेमोरी है उसका प्रकार कौन सा। देखो हिंदी आ जाए तो देख के डरना नहीं है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, डरना नहीं है। हिंदी स्मृति यानी कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है, सेमीकंडक्टर है या मैग्नेटिक है या आपकी सर्वर या फिर ऑप्टिकल मेमोरी। तो सर्वर है ना, दिए गए ऑप्शन के अंदर हम बात करें, सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिवाइस है ना, ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम डिवाइस है। कंप्यूटर प्रोग्राम डिवाइस है कौन सा, सर्वर। जैसे सर्वर के माध्यम से सारी चीजें होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन ये सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल, ये सब मेमोरी के प्रकार है। मैंने नोट्स में भी अच्छे से प्रकार बता रखे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ओके भाई ओके, आगे बढ़े। चलो 70 क्वेश्चन करा चुका, 1/3 क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्या टाइम हो गया अभी अपना, हाँ जी, हाँ 1-1.5 घंटे में करवा दिए। तो अभी अगले आराम से बढ़िया, अपने को जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी का काम शैतान का होता है। मेहनत की है मैंने इस क्लास के लिए, पीछे कल का देखे तो लगभग 10-12 घंटे। ओके, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाएगा। कोई भी एक डिवाइस है, उस डिवाइस को डाटा को सीपीयू को उपलब्ध करवाने में जो टाइम लगता है ना, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, क्लॉक स्पीड, प्रोसेसिंग टाइम, सीपीयू स्पीड, एक्सेस टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम, डी इज द राइट आंसर। एक्सेस टाइम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है, ध्यान रखिएगा सभी साथी। और जैसे एसडी रैम की बात करें तो 10 नैनो सेकेंड होता है इसका। एसडी रैम जो होती है ना, एसडी रैम का जो यहाँ पर हम बात करें तो एसडी रैम का जो एक्सेस टाइम है ना, वो 10 नैनो सेकेंड के लगभग होता है, बहुत फास्ट होती है, 10 नैनो सेकेंड के लगभग। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने, बाकी ये एक्सेस टाइम कहलाता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। मेमोरी के अलग अलग प्रकार है, और मैंने नोट्स के अंदर बहुत एक डायग्राम के माध्यम से आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवाया है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा है, बताओ जरा, इसका आंसर बताओ। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, दिए गए ऑप्शन में से रैम है, प्रोम है, रोम है कि ई प्रोम है। प्रोम या ई प्रोम या रोम, दिए गए में से आपका वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण की बात करें, जैसे कि यहां पर दिए गए ऑप्शन में से रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सब आपके किसके उदाहरण हैं, वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। ठीक है, इनमें डाटा क्या होता है, अस्थायी डाटा होता है। वॉलेटाइल में क्या होता है, अस्थायी रूप से डाटा का क्या होता है, संचय होता है। आगे देखिएगा, कंप्यूटर में रैम होती है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि एक्सटर्नल मेमोरी है या मदरबोर्ड। कंप्यूटर में रैम किस में होती है, इनपुट डिवाइस के रूप में होती है या आउटपुट डिवाइस के रूप में, बताओ। कंप्यूटर में रैम है वो आपका, कंप्यूटर में रैम कहाँ होती है, कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है वह आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार देखो मदरबोर्ड में होती है। कहाँ होती है, मदरबोर्ड में आपके रैम होती है, ध्यान रखिएगा। और रैम का पूरा नाम तो आप सबको पता ही होता है, और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज, वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी, बताओ दिए गए ऑप्शन में से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, कहां गया? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रोम है, डी रैम है, या हार्ड डिस्क है, या एस रैम है? मकोड़ा राजस्थान पुलिस का, बता भाई आंसर बता फटाफट, तुझे इजी आंसर लगता है तो फटाफट बता, बता मेरे बच्चे, आंसर करिए। डी बता रहा है कोई, ए बता रहा है कोई, एस रैम बता रहा है, डी जिसका भी आंसर है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस फॉर स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये इन दिए गए में से सबसे फास्ट होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सबसे फास्टेस्ट है। और डी रैम है वो कम डाटा स्टोर करती है, ये है वो आपका कम डाटा स्टोर करने के लिए जानी जाती है डी रैम, यह भी आपको इसके साथ साथ याद कर लेना है। ओके ओके। सीपीयू के लिए कैश मेमोरी के अंदर इस्तेमाल होती है कौन सी आपकी? एस रैम है सीपीयू के लिए कैश मेमोरी के रूप में, है ना, सीपीयू में कैश मेमोरी के रूप में, सीपीयू में कैश मेमोरी है तो प्रयोग की जाने वाली कौन सी है? एस रैम है। हाँ विष्णु, वीडियो उपलब्ध है भाई टेलीग्राम यूट्यूब पर, तो वो देख लेना, बार बार तुम्हें क्या ही बताऊं इस बारे में। निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? निम्न में से कौन सी मेमोरी को पर सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? ये एपी रोम है, रोम है, स्टैटिक रोम है, या डायनेमिक रैम है? तो दिए गए में से हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन के अंदर प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत किया जाता है, तो ये डायनेमिक होता है। इस प्रश्न का आंसर है वो क्या होगा? डायनेमिक रैम होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथी, निम्न में से कौन सी मेमोरी है वो कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? हाँ, सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, हेल्पिंग मेमोरी, सहायक मेमोरी कौन सी नहीं है? मैग्नेटिक टेप, पी रोम, सीडी रोम, फ्लॉपी, दिए गए में से कौन सी आपकी सहायक मेमोरी नहीं है? देखिएगा यहां पर सहायक मेमोरी का भाग नहीं है, आपका मुख्य मेमोरी का भाग है पी रोम। ये किसका भाग है? मुख्य मेमोरी का भाग है। मुख्य मेमोरी का भाग कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, पी रोम हो गया। बाकी हम बात करें, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक की बता दी मैंने, प्राथमिक भी बता दी। तो पी रोम है यहाँ पर आपके सहायक मेमोरी नहीं है, बल्कि किसका? मुख्य मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, ओके। सेकेंडरी मेमोरी, उसके थोड़े उदाहरण आपको बता देता हूं, कंफ्यूज ना हो। द्वितीयक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी की हम यहां बात करें तो थोड़े से 4-5 उदाहरण बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, याद रख लेना। मैग्नेटिक टेप है इसका उदाहरण एक, तो मैग्नेटिक टेप जो स्टोर किया जाता है लंबे समय तक, जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। सीडी होता है, सीडी रोम होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, इसके साथ साथ आपकी डीवीडी वगैरह है। ये सारे के सारे किस में आएंगे? सेकेंडरी में। कंप्यूटर में परमानेंट जो मेमोरी है, उस कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर की, हाँ सुनील भाटी, तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, है ना, टेलीग्राम पर जाकर के। चलो ठीक है, आपस में बातें कम किया करो। कोई ऐसा डाउट हो कि कोई किसी भी चीज़ का डाउट हो, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। मैंने हाय हेलो भी कर दिया करो गुरुजी को। वो व्हाट्सएप पे मेरे नंबर दिए हुए, टेलीग्राम पर दिए हुए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक ही एक चीज़ बार बार बोल रहा है, व्हाट्सएप पे बोल दे। परमानेंट मेमोरी को क्या कहेंगे? रैम है, रोम है, सीपीयू या सीडी रोम है। तो परमानेंट मेमोरी जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन के अनुसार परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, रोम, शाबाश सुनील, ममता, सुरेंद्र, सौरभ, मनीषा, रीड ओनली मेमोरी, वेरी गुड, शाबाश, दैट इज रोम। तुम सबका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा, तथास्तु, शाबाश, बड़ा मजा आएगा सबको जब यहां पर वर्दी मिलेगी, शाबाश। एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है, कौन सी? होस्ट, कैश,
इंटरफेस या बोर्ड एक हाई स्पीड जो कलेक्शन की जो प्रणाली है, उच्च स्पीड हाई स्पीड वाली जो है वो कौन सी होती है? ये होती है हार्ड डिस्क होती है ना, सॉरी इसमें तो हार्ड डिस्क नहीं है, ऑप्शन के अनुसार क्या होगा सही? एक विशेष जो वाली होगी ये कौन सी होगी? हार्ड डिस्क तो कैसे होगी? ये होगी कैश मेमोरी होगी। कौन सी होगी? कैश मेमोरी होगी। और कैश मेमोरी की हम बात करें, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाता है ना, प्रोसेसिंग की गति को, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाता है कौन? कैश मेमोरी। तो ये एक उच्च गति प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा देगा। शाबाश, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बता दो बस, मजा आ रहा है ना? कैश के बाद रजिस्टर, ओके सौरभ, शाबाश बच्चे। अगला प्रश्न बताओ, कंप्यूटर की स्थायी जो स्मरण शक्ति संग्रहित होती है, स्थायी स्मरण शक्ति किसमें संग्रहित हो जाएगी? मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, कि मॉनिटर में, या सीपीयू में? मैंने कहा स्थायी यानी कि यहाँ पर जो सेकेंडरी है वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर होगी। किसमें होगी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस जो होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस जो है साथियों वो हार्ड डिस्क है, तो उसमें स्थायी रूप से सेव हो जाएगी। कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहां पर दिए गए प्रश्न में से नहीं है पूछा है, तो थोड़ा ध्यान रखना बेटे। सुनील तू मुझे व्हाट्सएप कर दे तू एक बार, मुझे व्हाट्सएप नंबर भी देना करना है, व्हाट्सएप नंबर बताना पड़ेगा मुझे एक बार फ़ोन ला करके। चलो ये बच्चा मानेगा नहीं है ना, तो चलो मैं एक बार व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूँ भाई, मुझे भी मेरे व्हाट्सएप नंबर याद नहीं है। ये वाले मेरे ही व्हाट्सएप नंबर हैं सुनील, 8955982827 और 23, ये टेलीग्राम पर भी दिए हुए हैं और मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ। कॉल वॉल मत करना, पहले तो मेरा एक कॉल हुआ करता था, फ़ोन हुआ करता था, तो तुम लोगों ने इतने कॉल किए तो मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया, फिर मुझे नया फ़ोन लेके आना पड़ा, ठीक है ना। ये फिर मैं नया फ़ोन लेके आया था, तो तुम लोगों के कॉल करने की वजह से मेरा फ़ोन ही क्या हो गया था? ख़राब हो गया था। चलिए आगे बढ़े, चलो तो व्हाट्सएप कर देना कोई छोटी चीज़ हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। इस प्रश्न का उत्तर बताओ फटाफट। चलो आगे बढ़े। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन सी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? दिए गए में से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये आपकी रैम नहीं है, ठीक है। रैम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हाँ, रैम और रोम है वो प्राथमिक इकाई है, ठीक है। मेन फ्रेम मापी जाती है MIPS में, ठीक है। सुनील तुम्हारा डाउट भी दूर करेंगे, लेकिन मेरा जो बताया हुआ था वो बिल्कुल मेरी तरफ से आंसर सही था। तो यहाँ रैम है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिएगा, चलिएगा। योजनाएं भी करवा दी थी राजस्थान पुलिस के लिए, करंट अफेयर्स की PDF सारी टेलीग्राम पर डाली हुई है, सारी PDF पुलिस कांस्टेबल के लिए, इंडिया जीके की भी दे दूंगा, करंट अफेयर्स की 2 दिन बाद दे दूंगा, ये साइंस और कंप्यूटर की दे चुका हूं, साइंस और कंप्यूटर की थ्योरी दे चुका हूं, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा
आभासी प्रदर्श इकाई यानी कि VDU का उदाहरण है। VDU का उदाहरण कौन सा है? चलिए, VDU का उदाहरण कौन सा है? CRT मॉनिटर, CRT मॉनिटर है या प्लॉटर है, प्रिंटर है या स्कैनर है? आभासी प्रदर्श इकाई, आभासी प्रदर्श इकाई बताओ, आभासी प्रदर्श इकाई का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो गया? जो CRT मॉनिटर होता है ना, पहले इसको समझिएगा कि CRT मॉनिटर क्या होता है। देखिए CRT मॉनिटर की हम बात करें तो इसके अंदर पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है और ये पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है टीवी के समान होता है, ये ध्यान रखिएगा। CRT मॉनिटर है आपका टीवी के समान होता है, टीवी सेट के समान, और CRT ट्यूब इसमें इस्तेमाल की जाती है और इसकी वजह से इसमें कलरफुल है ना, रंगीन आउटपुट मिलता है। इसमें क्या मिलता है? रंगीन आउटपुट मिलता है। तो ये थोड़ा सा इसका यूज याद कर लेना। किसका? VDU का उदाहरण है आभासी प्रदर्श इकाई का CRT मॉनिटर। ठीक है, ओके ओके। चलो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा आगे बात करें। अगला प्रश्न, रिमूवेबल मीडिया में, जो रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, किसके सिवाय सारी की सारी चीजें रिमूवेबल मीडिया में शामिल होती हैं? बताओ भाई। फालतू की बातें कमेंट बॉक्स में करवा लो, है ना। हाँ गुरुजी आपकी शादी, मेरी शादी इस क्लास के जस्ट बाद में है ना, ठीक है। 3 बजे का मुहूर्त है, तुम लोग भी आ जाना सारे के सारे, बातें करवा लो इधर उधर की, ठीक है। फालतू बातें मत किया करो। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, किसके सिवाय सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। रिमूवेबल मीडिया के अंदर CD-ROM है, डिस्कोट है, DVD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। क्या क्या चीजें इसमें से एक है वो इसमें रिमूवेबल मीडिया में शामिल नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव है वो रिमूवेबल मीडिया में शामिल नहीं है, बाकी सारी की सारी है, DVD, डिस्कोट, CD-ROM सारी की सारी इसमें शामिल है। 79 में रिमूवेबल, लिखिएगा हार्ड डिस्क, लिखिएगा हाँ जी। रिमूवेबल मीडिया की हम बात करें, है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपका D। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसके बारे में आप लोगों को आंसर करना है। नमस्ते भाई, नमस्ते। कंप्यूटर की, हाँ देखेंगे, देखो 200 प्रश्न में एक आध प्रश्न हो सकता है जहां आपका और मेरा मत थोड़ा सा अलग हो, तो 99.99% की एक्यूरेसी के साथ पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ही मैं सही हूँ, कभी कोई सा दिक्कत हो सकती है तो वहाँ मैं उसको सही भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो हम एक्यूरेसी की तरफ चलेंगे, एग्जाम की तरफ से हमेशा मार्केट की किताबों से कई गुना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बात करें, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर हार्डवेयर है? हार्ड डिस्क क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर, हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर का ही पार्ट है ये। हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है। और इसके लिए बात करें तो बड़ी मात्रा में अगर आप डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब हार्ड डिस्क बड़ी कैपेसिटी की होनी चाहिए, बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर, बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, तो इसमें बड़ी मात्रा के अंदर डाटा स्टोर होता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट,
एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी जो सीडी है वो किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? सीडी के अंदर चुंबकीय, प्रकाशिकी, विद्युत या विद्युत यांत्रिक। सीडी की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सीडी के अंदर जो डाटा होते हैं वो आपके प्रकाशिकी डाटा होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। प्रकाशीय या ऑप्टिकल? प्रकाशीय या ऑप्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, प्रकाशीय या इसके साथ साथ आप कर लो ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डाटा, प्रकाशीय या ऑप्टिकल। प्रकाशीय या ऑप्टिकल रूप में ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, और इसके अंदर जो है सर्पिलाकार आकार में होता है ना, जो है इसके अंदर जो ट्रैक होता है वो सर्पिलाकार होता है ना। सीडी के अंदर उसको रीड किया जाता है फिर, है ना, सर्पिलाकार। आगे देखिएगा नेक्स्ट, तो सीडी की हम बात करें तो ये एक चुंबकीय नहीं है, इसमें प्रकाशिकी डाटा है। चुंबकीय मत करना, ठीक है, चुंबकीय मत करना, प्रकाशिकी करना। CAD इसका फुल फॉर्म क्या है? CAD कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमी डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमी डेवलपर, कंप्यूटर एडेड डेवलपर। बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, इंजीनियरिंग और डिजाइन के माध्यम से, है ना, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। और CAD का फुल फॉर्म होता है विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान के अंदर इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग में मदद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ डिजाइन में प्रयोग की जाती है आपका CAD, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है ये। अगला प्रश्न, कौन सा एक क्रमित एक्सेस मेमोरी है? पहुंच, क्रमित एक्सेस या पहुंच मेमोरी है। रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है? तो मैग्नेटिक टेप जो है वो आपका एक क्रमित एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव की आप बात करो तो एक स्थिर द्वितीयक भंडारक इकाई है, क्योंकि चुंबकीय सेकेंडरी भंडारक इकाई है। ये एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हाँ, ये जो पेन ड्राइव है, मैंने PDF कंप्यूटर से हटा करके डिजिटल बोर्ड में लगाई, तब कंप्यूटर वाली PDF मेरे व्हाट्सएप से PDF मैंने कंप्यूटर पे डाली, कंप्यूटर से यहां लेकर के आया, तो ये हटाई जाने वाली है ना। ये पेन ड्राइव से ही लेके आया मैं सारा डाटा, समझ गए? एक बार सभी साथी शेयर कर दो क्लास को। तो ये हटाई जाने वाली है, ठीक है, ठीक है। इसे फ्लैश, इसके उपनाम है, इसके कई सारे उपनाम हैं पेन ड्राइव के, वह भी आप लोगों को याद रहने चाहिए। जैसे इसे फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, इसे आप फ्लैश ड्राइव भी बोलोगे, इसे आप पेन ड्राइव भी बोलोगे। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, USB की बोलोगे, है ना, USB की बोलोगे, मेमोरी ड्राइव भी बोलोगे, मेमोरी ड्राइव। ये सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं? उपनाम है। आपको इसके याद रखना पेन ड्राइव के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े। USB का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? देखो, USB डिवाइस होती है, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर अलग अलग USB बॉक्स दिए जाते हैं। तो USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्च बाइट, यूनिवर्सल सिंक्रोनस बस, अल्ट्रा स्पीड बस। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। और USB का जो फुल फॉर्म है ना, वो हो जाता है आपका A, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये किसका उदाहरण है? द्वितीयक मेमोरी, यूनिवर्सल सीरियल बस है, और A इसका राइट आंसर है। और ये आपका द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, अगला प्रश्न नेक्स्ट। USB डिस्क और टेप ड्राइव निम्न में से किसमें प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव किसमें प्रयुक्त होते हैं? बताओगे सभी साथी? हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। सीरियल किलर नहीं है सौरभ, सीरियल बस है, तो सीरियल किलर क्राइम तक ज़्यादा मत देखा कर। डिस्क और टेप ड्राइव
इनमें से किस में प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव है वो किस में प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ना। डिस्क और टेप ड्राइव किस में होंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होते हैं, इसकी अब बात करें तो इसमें कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जा सकता है, इन्हें कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जा सकता है, कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जा सकता है, कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। तो ये क्या है? डिस्क टेप ड्राइव अलग से जोड़ी जा सकती है। ठीक है, चलो शेयर करो सभी साथी मिलकर के। एक बार शेयर क्या हो सकता है? अपने सभी मित्र मित्रियों को क्लास में लेके आओ भाई। इनमें से कौन सा एक 1/0 डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? इनमें से कौन सा? एक नहीं है, 1/0 नहीं है, I/O है ना, ये I/O है। इसको अगर हम बात करें तो ये है I/O डिवाइस, एक ब्लॉक डिवाइस है। I/O डिवाइस ब्लॉक डिवाइस है। तो ये है आपका टेप ड्राइव। इस ऑप्शन का राइट, इस प्रश्न का राइट आंसर टेप ड्राइव होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये टेप ड्राइव क्यों राइट आंसर है। देखिएगा, जो हम यहाँ पर ब्लॉक डिवाइस की बात करें, ब्लॉक डिवाइस में क्या क्या आते हैं? तो एक तो हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह जितने भी सेकेंडरी डिवाइस है वो सब इसमें आएगी। हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क के साथ साथ आपकी ब्लू रे रीडर हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, फ्लैश मेमोरी, इसके साथ साथ आपका ब्लू रे रीडर हो गया। ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? ब्लॉक डिवाइस के अंदर आते हैं। सब के सब किस में आते हैं? ये ब्लॉक डिवाइस के पार्ट है, सारे के सारे ब्लॉक डिवाइस है। ठीक है, टेप ड्राइव, ये सारे के सारे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लॉक डिवाइस टेप ड्राइव का पार्ट, टेप ड्राइव है ब्लॉक डिवाइस का पार्ट है। सीडी रोम निम्न में से एक का उदाहरण है। सीडी रोम की हम बात करें तो इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट दोनों ही है, या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सीडी रोम की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, बताओ फटाफट बताओ, सीडी रोम किसका उदाहरण है? सीडी रोम जो है वो किसका उदाहरण है? बताओ। ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका है? इसका भी आंसर ए है। थैंक यू, शाबाश, दिस इज इनपुट डिवाइस। लेकिन हम बात करें इनपुट आउटपुट दोनों के उदाहरण बता दो गुरुजी, मजा आ जाए। इनपुट आउटपुट दोनों का उदाहरण, इनपुट आउटपुट दोनों के उदाहरण। तो इनपुट आउटपुट दोनों के उदाहरण में कुछ उदाहरण लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को कि CD RW, उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब इसके उदाहरण है, इनपुट आउटपुट दोनों के। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क, वेरी गुड शिल्पी, बहुत बच्चे, शाबाश। कंप्यूटर प्रणाली में जो सीडी रोम है, सीडी रोम द्वारा क्या दिखाया जाता है? सीडी रोम के द्वारा ऑप्टिकल डिस्क दिखाया जाता है कि मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। दिए गए प्रश्न के अनुसार सीडी रोम के द्वारा क्या दिखाया जाता है? सीडी रोम के द्वारा आपका जो दिखाया जाता है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ये इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि इसकी खोज किसने की थी, कब हुई थी, तो ये वही प्रश्न है। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्पीड जो है, आपकी कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को आप मापने के लिए टीबी, एमबी, केबी या MIPS किसका इस्तेमाल करोगे? कंप्यूटर की स्पीड के लिए आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, वो आपका कंप्यूटर स्पीड मापने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बारे में पहले ही हमने बात की थी। करो शेयर सभी साथी। इनमें से कौन सा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई केबी है, किलोबाइट है, नेट यूज करते हैं, सबको पता है कि इतने केबी की इमेज है। केबी फिर 1000 केबी होता है, वो 1024 केबी होगा, तो फिर MB बनेगा, है ना। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? ये आपकी डी ऑप्शन केबी हो गई। थोड़ा सा अगर यहाँ पर बात करें तो दिए गए विकल्पों में केबी है वो सबसे छोटी है। सबसे पहले तो होता है बिट 0 और 1, उसके बाद में 8 बिट है ना, वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। 1 बाइट मतलब बिट छोटा हो गया, बाइट बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया जी।
अब ऐसे कैसे आप लोग आगे देखिएगा कि 1024 बाइट होते हैं ना, 1024 बाइट, 1024 बाइट से 1 KB बनता है। क्या बनता है? 1 KB बनता है किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट, 1024 KB, उससे क्या बनता है? 1 MB बनता है, 1 MB बनता है, यानी मेगाबाइट बनता है। तो 1024 मेगाबाइट से क्या बनेगा? 1 GB बनेगा। पहले 1 GB डाटा मिलता, बड़े खुश होते कि सर आज 1 GB डाटा मिला पूरे महीने भर के लिए, आज तो पर डे में 1 GB कम पड़ जाए तुम्हारे। हाँ बिल्कुल प्रधान मीणा, शाबाश। तो ये क्या हो गया? 1 GB हो गया। आजकल तो जियो क्रांति आने के बाद में ये पॉसिबल हो गया। 1024 अगर MB हो, 1024 अगर MB हो तो 1 गीगाबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। और फिर टेराबाइट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी कौन सी हो गई? आपकी किलोबाइट, यहां दिए गए में। तो इस तरह से ये पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिट से बड़ा बाइट, फिर बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, और इधर ये गीगाबाइट है ना। अच्छा 1024 MB, तो ये चीज़ तो वापस लिख दी मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 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 अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी बिल्कुल, सुनील तो मेरे इतने पीछे पड़ गया आज, तो कल में कितना भी दे दूँ पर को नहीं। सुनील व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, अपन बात करेंगे बैठ के। कंप्यूटर में भंडारित जो आंकड़े हैं ना, प्राय किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? कंप्यूटर में जो आंकड़े हैं वो किस रूप में स्टोर किए जाएंगे? बिट, दशमलव, अक्षर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ कंप्यूटर में जो डाटा है, वो आंकड़े हैं, वो किस रूप में भंडारित किए जाएंगे? कि कंप्यूटर में आंकड़े हैं वो बिट में भंडारित किए जाते हैं। किसमें? बिट में। अब बिट की हम बात करें, बिट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है ना, ये ध्यान रखना है आपको। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग कौन सा है? बिट है। और इसे किस रूप में व्यक्त करेंगे? 0 या फिर 1, 0 या 1 के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। 1 बिट बराबर जो है आपका, देखिएगा 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है। 1 बाइट अभी जस्ट बताया था 8 बिट, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बिट है वो किसका छोटा रूप है? बिट की हम बात करें, बिट किसका छोटा रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, या बाइनरी नंबर का? इस प्रश्न का उत्तर बता दो फटाफट। एक निब्बल, बहुत बढ़िया सौरभ, निब्बल है वो 4 बिट के बराबर होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 बाइट बराबर 1 निब्बल, वेरी गुड। 4 बाइट बराबर 1 निब्बल, ओके, शाबाश। सौरभ, निर्मला, बिल्कुल, दीपू, किशोर, बताओ भाई इस प्रश्न का उत्तर। बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? बाइनरी डिजिट, वेरी गुड, शाबाश। ये बाइनरी डिजिट है, सी ऑप्शन यहां पर आंसर राइट है, बाइनरी डिजिट है, न कि बाइनरी नंबर। तो बाइनरी डिजिट का जो है बिट है, किसका छोटा रूप है? बाइनरी डिजिट का। कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का घटक है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का घटक है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन सा है? आपका CMOS है कि CPU है, या प्रोग्राम है, या मेमोरी है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामिंग होता है, एक ही बात है, इसी को ही बार बार कहा जा रहा है। मैं इसी प्रश्न को पहले भी बता चुका है, प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये जो प्रोग्राम है या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के जो सेट होते हैं, उसको क्या कहेंगे? जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है,
भाई कंप्यूटर देवता तुमको ये काम करना है, ये प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश होते हैं, उनका समूह होता है, उसे आप सॉफ्टवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे आप सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये सीधी सी बात है, उसे आप सॉफ्टवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर याद करिएगा। अगला, अब सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर क्या है उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लाइनेक्स, एमएस ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स और एंड्रॉइड दिए गए में से आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपके या बात करें लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह ये सभी के सभी हो गए। तो दिए गए में से यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, लाइनेक्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो आपका ये नहीं है। और बाकी लाइनेक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये वाला है, ये वाला है और लास्ट वाला भी है। चलिए, डी ऑप्शन एंड्रॉइड आप कह रहे हो, ठीक है। तो दिए गए वैसे दो ऑप्शन तो वैसे यहां दिए गए, तो यहां ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स तो है, मोजिला फायरफॉक्स और लाइनेक्स ऑलरेडी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, नहीं है पूछा है। निम्न में से कौन सा आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज या डिस्क डेफ्रेगमेंटर, विजुअल बेसिक दिए गए में से। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर जो है यहां पर देखिएगा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो गया? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण विजुअल बेसिक है ना, विजुअल बेसिक इसका उदाहरण है। और हम बात करें विजुअल बेसिक और टर्बो है ना, विजुअल बेसिक हो गया, टर्बो हो गया, C++ हो गया, इनकी सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, इनका क्या होता है? विकास किया जाता है, विकास किया जाता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। ये विजुअल बेसिक हो गया, टर्बो हो गया, C++, ये लैंग्वेज है, प्रोग्राम डेवलप करने वाली लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर को पहचानिएगा और एक बार शेयर कर दो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। जितने भी साथी जुड़े हैं, अपने प्यारे साथी नन्हे मुन्ने सभी शेयर कर दो, मेरे सभी कांस्टेबल वाले वर्दीधारी भावी कांस्टेबल अभ्यर्थी सारे के सारे बच्चे शेयर कर देंगे जी। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में से यूनिक्स है, लिनक्स है, जावा है, ये विंडोज 11 है। आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडो 11 है, लेकिन जावा यहाँ नहीं, लैंग्वेज हो जाती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें और इसमें हम बात करें एंड्रॉयड हो गया, उबंटू हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड हो गया, उबंटू हो गया, मिंट हो गया, MS DOS हो गया, विंडोज 11 हो गया, ये सब के सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। ओके, चलिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल रवि, जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड्रॉयड एक तरह का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉयड की एक यूटिलिटी है, कनेक्टिविटी है, या सिस्टम है, या एप्लीकेशन है? एंड्रॉयड एक क्या हो जाता है जो है बात करें हम, एंड्रॉयड है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल हम टच स्क्रीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका एंड्रॉयड है वो टच स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, विशेष रूप से टच स्क्रीन फोन वगैरह उनमें इस्तेमाल होता है, तो एंड्रॉयड का इस्तेमाल उसमें किया जाता है ना। स्मार्टफोन के अंदर, मोबाइल उपकरण हो गए उनके अंदर। लिनक्स एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह मैक, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन सोर्स, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स? ये सभी अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ जी,
बहुत बढ़िया, शाबाश। लिनक्स की हम बात करें, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सिस्टम है। लिखिएगा, देखो यूनिक्स के सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है विशेष रूप से, है ना, यूनिक्स सिद्धांत पर काम करता है। तो 100 क्वेश्चन